पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली की राह में किरदार अदा करने के लिए एक दफ़ा फिर ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आए बाय द नेम ऑफ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। एक खूबसूरत सुबह के साथ हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके दो अहम शोबा जात ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। अगर हम बात करें कानून की, तो कानून के एक इदारे से आपका ताल्लुक़ है, कानून की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ और साथ साथ सियासत की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के MNA और साबिर साहब। इनसे पूछते हैं कुछ सवालात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया। बड़े खुश इखलाक वकील और बड़े ही खुश इखलाक सियासतदान साबित हुए हैं आप अपने पूरे कैरियर में। यानी वो जो एक टूर होती है MNA की, MPA की, या सियासतदान लीडर रहनुमा की, या फिर विकला बरादरी जो कर रही होती है आए दिन, उससे आप बड़ा दूर रहते हैं और आप बड़े किस तरह से करते हैं मैनेज ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैंने तो जो सीखा अपने बड़ों से, अपने वालिदैन से, अपने उस्तादों से, मेरे वकालत के कैरियर के उस्ताद से जो रज़ा हाशमी साहब बहुत सीनियर वकील थे मरहूम, और जो मेरी सियासत के उस्ताद हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और सबसे जो अहम चीज़ सीखी वो थी आपकी किरदार की जो मजबूती है वो। और किरदार के लिए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी ने हमें ये हिदायत दी है अपने किरदार की मजबूती के लिए, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, वो है हुस्न अखलाक। आपके बहुत सारे ऐसे काम जो शायद दुनियावी तौर पर बड़े मुश्किल तरीन होंगे, लेकिन आपके हुस्न अखलाक से वो काम आसान हो जाते हैं। तो कोशिश यही की हमेशा कि जो रिस्पेक्ट गिव एंड टेक है उसको टेक एंड गिव ना किया जाए, गिव एंड टेक पे रखा जाए, पहले दी जाए। इज्जत, किसी को इज्जत की जाए तो आपकी इज्जत भी अल्लाह ताला उसमें इजाफा करते हैं। आप वकील भी हैं और सियासतदान भी हैं, दोनों प्रोफेशन देखने की नज़र में तो बड़े ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैनेज कैसे करते हैं? अच्छा, तो ये दोनों प्रोफेशन मैं पहले सियासतदान पहला नहीं हूँ, पहले मैं वकील हूँ, उसके बाद सियासत में आया हूँ। तो मैंने ये महसूस किया है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। आपकी एजुकेशन आपको बेनिफिट देती है, हर सूरत में देती है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, और अगर आप कानून से वाकफियत पार्लियामेंट में जाके लेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपने अगर कानून की तालीम पहले हासिल की हो तो आपको पार्लियामेंट में जाकर आसानी होती है उसको समझने और उस कानून साजी को करने में। तो मुझे बड़े हेल्पफुल रहा है ये मेरा प्रोफेशन, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, जिसकी मुझे अल्लाह ताला ने उसमें एक किसी हद तक दस्तरस भी दी, वो मुझे कानून साजी में मदद कर रहा है। आपको कॉन्फिडेंस अगर आता है किसी शोबे में, आपको बात अच्छी समझ में आती है, तो वो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड शोबे में ही अपना वो कदम रखना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कानून का शोबा है इससे रिलेटेड सियासत है, और सियासत में जब आप खिदमत के जज्बे से जाते हैं तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती है। कभी कोई परेशानी तो नहीं हुई आपके अपने वकील के ज़िंदगी और कैरियर के अंदर? कभी सियासत आड़े आते आई हो, या बीच में परेशानी हुई, या सियासत के अंदर कहीं? देखिए, जब आप शुक्र करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीख जाते हैं तो परेशानियां जो हैं वो आपसे वैसे दूर हो, बेमानी हो जाती हैं, उसका कोई इतना काउंट नहीं होता। तो देखिए, इंसान को अगर परेशानी नहीं आएगी तो किसको आएगी? इंसान को ही मिलेगी परेशानी। वो परेशानी उसको अल्लाह के करीब ले जाती है। तो वो जितनी भी अगर कोई परेशानी अगर आती भी है तो हम अल्लाह से मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अपनी सियासत को अलग और मेरे जो वकालत है उसको मैं अलग काउंट करता हूँ। समझते हैं कि कराची शहर के साथ रियासत ने जो किया वो सही किया? देखिए, कराची शहर के साथ तो जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने नाइंसाफ़ी ही की है। कराची शहर इस रवैये का मुस्तहिक नहीं था जो गुज़िश्ता 55 सालों से, तकरीबन 55 से ज़ायद साल हो गए, 1967 के बाद जब ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कराची से ले जाकर
इस्लामाबाद को बनाया गया। बना देना चाहिए था, कोई इसमें ये डिबेट नहीं और क्वेश्चन नहीं है कि क्यों बना दिया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कराची से जब आप दारुल खिलाफा लेके गए तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के लोगों को आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया। देखिए, यहाँ जब लोग हिजरत करके आए थे, पाकिस्तान चलाने और बनाने के लिए आए थे, और जितना भी गोल्डन एरा पाकिस्तान का अगर माना जाता है और तारीख में लिखा जाता है, वो 1947 से 67 के दरमियान गई है। लेकिन 67 के बाद आप जरा देखें कि फिर पाकिस्तान में फैसले ठीक नहीं हुए। माजरत के साथ अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो वो तारीख से सबक हासिल करना चाहिए कि 67 के बाद ही 71 भी आया, 71 के बाद फिर उसके बाद पूरे 70 की दिहाई को चेक कर सकते हैं हम, 80 की दिहाई, ये सारे मामला बतदरीज खराब होना शुरू हो गए। तो अब कराची को ऐसा क्यों छोड़ दिया गया कि यहाँ के रहने वाले तमाम लोगों को एहसास महरूमी में मुब्तला कर दिया गया। आज कराची की बदहाली की जिम्मेदार सिंध हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत भी है। देखिए, हम ये बात तवातुर से और यकीन से कहते हैं कि अगर कराची को आपने स्टेबल कर दिया तो पाकिस्तान स्टेबल हो जाएगा। कराची से रेवेन्यू जनरेट करके पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान है। कराची में पाकिस्तान के हर हिस्से से, हर कस्बे से लोगों ने माइग्रेट कर कर यहाँ पर आए और अपने अपने हिस्से का रिस्क कमाया। कराची का दिल भी वसी, कराची की ज़मीन भी वसी, और कराची के लोग भी जो है वो ज़हनी तौर पर भी वसी हैं। तो कराची में रहने वालों ने, बसने वालों ने इस मुल्क को बनाया है, चलाया है, इस मुल्क के लिए बेहतरीन फैसले भी किए हैं। तो वो आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर उनको इस नेशनल लेवल के ऊपर उनके फैसलों को सुना जाए, माना जाए और उस पर अमल किया जाए, और कराची को अगर एक फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर किया जाए, एक उसको पाकिस्तान का समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया जाए, विंटर कैपिटल डिक्लेयर, कोई एक कैपिटल डिक्लेयर करें, किसी तरह से उसको वफाक फंड करे, उसकी दादरसी करे। ये ब्लीड कर रहा है, ये शहर ब्लीड कर रहा है। इसमें रहने वाले लोग रोजाना, बच्चे गटर में गिर जाते हैं, रोजाना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की वजह से सांस के मरीज बन रहे हैं। तो कराची के रहने वालों के साथ, कराची में बसने वालों के साथ, वो चाहे किसी भी जबान के और बोलने वाले, किसी भी मजहब के मानने वालों, किसी भी फिक्र और मसलक के लोग हों, वो इस वक्त परेशान हैं। यहाँ आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों में अगर आप देखेंगे तो वो हाइपर टेंशन उनको नहीं है। वो अगर सुबह उठते हैं तो उनके घर में पानी भी होता है, बिजली भी होती है, गैस भी होती है। लेकिन कराची में बसने वालों को ये नहीं पता होता कि सुबह जब वो घर से निकलेंगे तो उनका सामना किसी स्ट्रीट क्रिमिनल से नहीं होगा। उनके घर में बिजली नहीं होगी, वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे। उनके बच्चे टाइम पे स्कूल नहीं पहुंचेंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। उनके पास जॉब नहीं होगी, फ्रस्ट्रेटेड होंगे। उस फ्रस्ट्रेशन में ये माशरा डेवलप हो रहा है, और ये माशरा जो बिगाड़ पैदा होगा, इससे पूरे मुल्क को खतरा हो सकता है। तो हम ये बात करते हैं कि भाई कराची में रहने वाले, बसने वाले लोगों की मदद करें, क्योंकि वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उनको अकेला ना छोड़ें। अगर आपसे एक सवाल ये पूछा जाए कि माजी की तरह एमक्यूएम एक ताकत है आज भी, या आज सिर्फ एक मजबूरी है? देखिए, एमक्यूएम आज से 40 साल पहले वजूद में आई, और 40 साल से ही तकरीबन जो है इस शहर की, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाब शाह, सक्खर, यहाँ पर रहने वाले लोगों की नुमाइंदा जमात है। मुतवस्सित तबका पूरे पाकिस्तान में कहता है कि, और ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग है कि हमारी जमात को पाकिस्तान भर में मुतवस्सित तबके की जमात कहा जा सकता है। लेकिन मुतवस्सित तबका शायद इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मुतवस्सित तबका, हमारे पास मुतवस्सित भी है और गरीब तबका भी है। हम सब उसी क्लास के लोग हैं। आप हमें वो मौका नहीं दे रहे जिसको हम डिजर्व करते हैं। आप ये देखें कि एमक्यूएम की मकबूलियत में यकीनन कमी नहीं आई है, एमक्यूएम की ताकत में बिल्कुल कमी भी नहीं आई है। एमक्यूएम आज भी अपने स्टांस पर खड़ी हुई है। एमक्यूएम आज भी गरीब नुमाइंदा जमात के तौर पर है। एमक्यूएम ने आज भी अगर ऐवानों में जिन लोगों को अपना नुमाइंदे बनाकर भेजा है, वो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, गरीब तबके के लोग हैं। उनके पास आपको ऐसे कोई भी वो जिसको स्लंग लैंग्वेज में शबशबा कहते हैं कि वो गनमैन गार्ड्स होंगे, वो लोगों को धक्के दे रहे होंगे, वो अपनी गाड़ी से उतरेंगे तो किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसा नहीं है। आप एमक्यूएम के, मैं एमएनए हूँ, आपको मालूम है, गुलशन बलूचिस्तान है जौहर से। मेरे नीचे 3 MPAs हैं। मेरे इस शहर के अंदर जितनी मेरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं,
आप मुझे बताएं किस पार्टी के लीडर से जो है आप डायरेक्ट कोई जाके हाथ मिला सकते हैं तस्वीर के साथ, सिवाय एमकेएम के। आप इस शहर का रहने वाला कोई भी शख्स हो, अगर वो कहता है मुझे मुस्तफा कमाल भाई के साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचवानी है, वो जिस वक्त चाहता है चला जाता है, हाथ मिलाता है, तस्वीर खिंचवाता है, आ जाता है। और किस पाकिस्तान की किस पार्टी का लीडर जो है वो किसी आम आदमी के साथ खड़ा होकर तस्वीर बनवाता? नहीं बनवाता। तो ये वो नुमाइंदा जमात है, इसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, वक्ती तौर पर इसको अपनी ताकत को चेक करने का मौका नहीं मिला, ये कह सकते हैं आप। लोग ये समझते हैं कि ताकत ये है कि 1 2 3 कह देने पे पूरा पंडाल की खामोशी, या ताकत ये है कि एक मैसेज अगर आ जाए और अगर कोई भी आपके लीडर के खिलाफ एक लफ्ज़ कह दे तो पूरा कराची शहर या सिंध के शहरी इलाके बंद हो जाना, उसको ताकत कहते हैं। आप क्या समझते हैं इस बात को? देखें, शहर बंद हो जाने से अगर मसले हल हो रहे होते तो आज आप और मैं साथ बैठकर ये बात ना कर रहे होते। शहर बंद हो जाने से मसाइल बढ़े, मसाइल हल नहीं हुए। शहर जिन मसाइल के ऊपर बंद हुआ वो मसाइल भी शायद मुल्की मफाद के उस वक्त ना हो, या उस वक्त हल होना उनके लिए मुनासिब ना हो, नहीं हो सका हल। तो शहर को बंद कर देने से दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि आप रोड बंद कर दें और मसले हल हो जाते हैं मुज़ाकरात से, पार्लियामेंट में बात करके। आज आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि एमक्यूएम ने जब 2017 में जो मरदमशुमारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पाकिस्तान में हुई थी, उसको वक्ती तौर पर तो एक्सेप्ट किया था, लेकिन इस कंडीशन के साथ कि 5 साल बाद दोबारा मरदमशुमारी कराई जाएगी, जो कि वफाक ने बात मानते हुए 2023 में दोबारा मरदमशुमारी कराई। और उस मरदमशुमारी का रिजल्ट बतदरीज बेहतर हो गया। जहां 1 करोड़ 60 लाख की आबादी 2017 में थी, कराची की शो की गई, जो कि हम फिर भी नहीं मानते थे, लेकिन 2023 के अंदर 2 करोड़ 3 लाख के ऊपर वो मरदमशुमारी पहुंच गई। अब इसके अंदर बहुत सारे सियासी अवामिल कार फरमा है कि वो सिंध की आबादी क्योंकि 5.5 करोड़ है, 5 करोड़ 60 लाख के करीब आबादी है, उसके अगर 37% पे कराची है और अगर किसी दिन 80% पे आ गया तो ये शायद काबिल कबूल नहीं होगा इस वक्त की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी को कि वो कराची में रहने वाले 70% के ऊपर आबादी जो रखते हैं, 4 करोड़ के करीब, लगभग 4 से 4.25 करोड़, और वो अगर यहाँ पर सीटें आ जाएंगी और वो वसाइल के ऊपर पूरी तरह से उनका हिस्सा आ जाएगा, तो वो शायद उनके लिए काबिल कबूल नहीं है, इसलिए मसले रुक जाते हैं। मगर इसमें अगर मैं बात करूं साबिर साहब, अगर ये हकीकत है तो एमकेएम पाकिस्तान कभी भी अपना वज़ीर आला क्यों नहीं ला सकी? देखिए, मैंने आपको ये अर्ज किया कि 20 साल मरदमशुमारी नहीं हुई। ये आपकी जो 2017 की मरदमशुमारी वो 20 साल बाद हुई थी। उस 20 साल के बाद फिर एमक्यूएम की ही डिमांड पर, एमक्यूएम के मुतालबे पर 5 साल बाद हुई 2023 में। उससे पहले तो मरदमशुमारी की तरफ जो आइनी मुतालबा है, ये आइनी तकाजा है, आइनी रिक्वायरमेंट है, उसके बावजूद अगर वफाकी हुकूमत उसको ना करवाए, और आज भी अगर आप देखें तो वो उस पर हमारे इतराज़ात हैं उस मरदमशुमारी पे, लेकिन आइन में चूंकि लिखा हुआ है आपको इतराज़ात किसी अदालत में नहीं ले जा सकती, मरदमशुमारी के इतराज़ात को आप सुप्रीम कोर्ट में भी दायर नहीं कर सकते। जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने रिजल्ट दे दिया बस वो फाइनल तस्वुर किया जाता है, और उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, उससे कॉल नहीं कर सकते, उनसे पूछ नहीं सकते कि आपने किन बुनियादों के ऊपर आपने किए। कराची में देखें, हमारे ऑब्जेक्शंस ऑन रिकॉर्ड है, कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और ये जब मरदमशुमारी जिस वक्त की गई उसमें उन हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे आप चले जाएं फेडरल बी एरिया की साइड पे स्पेशली, तो आपने देखा अल-आज़म जो लियाकताबाद जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ वहाँ लियाकताबाद में अल-आज़म से लेके और एंड सोराब रोड पे जब होता है तो यूसुफ प्लाजा क्रॉसिंग सारी बिल्डिंग्स हैं, और वो जितनी बिल्डिंग्स हैं वो कम से कम भी 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग्स हैं। उनकी बिल्डिंग्स के अंदर यूनियन में जाके सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तक जाके स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने आदाद शुमार काउंट किया, और उसके बाद उसको 2 नंबर तरीके से, जाली तरीके से फिलअप करके उन्होंने, यही हाल पोलियो का हो रहा है इस शहर के अंदर। अगर पोलियो के मर्ज की बात आप करेंगे तो यही हाल इस वजह से हो रहा है क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर पोलियो की टीमें भी चढ़ने को तैयार नहीं, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वाले तो बिल्कुल भी नहीं चढ़े थे। तो उसको ठीक करने की जरूरत है, पाबंद किया जाना चाहिए उन इदारों को जो इसके जिम्मेदार हैं, और जो लोग, जो वर्कर्स इसके लिए काम करते हैं वो खुदा खौफी के तहत काम करें। इसका रिजल्ट मुरतब करने से पहले वो अगर सोचेंगे उनको जवाब अल्लाह को देना है, और उनके रिजल्ट की वजह से, यहाँ पर मरदमशुमारी के गलत रिजल्ट की वजह से वसाइल जो हैं वो तकसीम प्रॉपर नहीं हो रहे और मसाइल बढ़ रहे हैं। और अगर पोलियो के वर्कर अगर अपनी ड्यूटी सही तौर पर अंजाम नहीं दे रहे और पोलियो के केसेस आ रहे हैं,
तो इसको ये सोचने वाला मरहला है, इसके ऊपर डीपली जो है वो कंसर्न शो करना चाहिए। अगर मुख्तसर इससे रिलेटेड ही मैं बात करूंगा, आपसे सवाल किया जाए, क्या आप सिस्टम के खिलाफ आवाज है या सिस्टम के साथ? देखिए, अब सिस्टम तो आप एक लैंग्वेज है का वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और सिस्टम तो मेरे ख्याल से जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाया है वो उसके ज़िम्मेदार हैं। हम तो सिस्टम को टकराने वाले लोग हैं, हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, हम उसको ख़त्म करने वाले लोग हैं। हम तो किसी सिस्टम को नहीं मानते। ये सिस्टम, ये अकरबा परवरी, ये तानाशाही, ये तो हमारी बुक में है ही नहीं। हमारे पास तो ये है कि लोगों के मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करना चाहिए। जो आपको फंड्स वफाक से, सूबे से, लोकल गवर्नमेंट जिसके भी तहत मिलते हैं, उनको उसी तरह से 100% जो है वो लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। इसी में हमारी जीत हो सकती है। अगर आप कोई भी सख्त एक्शन लेते हैं किसी भी चीज के हवाले से या सच कहते हैं, सबसे ज्यादा नाराजगी पार्टी के अंदर से या पार्टी के बाहर से? देखिए, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। एक नज़्म ज़ब्त होता है, और मेरे ख्याल से MQM के अंदर वो नज़्म ज़ब्त बरकरार है। हमारे पास तरबियती नशिस्त होती है, हमारे पास कारकुनों को भी तरबियत दी जाती है, लीडरान को भी तरबियत दी जाती है, MNA MPS को भी दी जाती है कि किस वक्त किससे क्या बात करनी, किस पैराए में करनी है। हमारे पास अगर मीडिया पे भी किसी को बात करनी है तो उससे पहले उसको अगर उसकी नॉलेज है तो वो बात कर सकते हैं, अदरवाइज सबको अलाउ भी नहीं होता। और इसलिए भी अलाउ नहीं होता क्योंकि अगर कम नॉलेज के साथ जाएगा कोई तो वो नुकसानदेह होगा। तो हमारे पास तो तरबियत का अल्हम्दुलिल्लाह कोई फुकदान नहीं है। हमारे पास इस तरह की सारी तरबियतें होती हैं, हमारे पास पूरे मौजूद हैं। बात जबान ज़द आम है कि कानून सिर्फ गरीब के लिए और कमज़ोर के लिए, और दूसरी बात यह है कि मुखालफिन के लिए सियासत में कानून रह गया है। इसमें कितनी हकीकत है? मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। इसलिए सही बात लगती है क्योंकि इस कानून के ज़रिए अगर इंसाफ ना मिले, देखिए कतई नज़र इसके है कि वो गरीब है या अमीर है, अगर किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो उस कानून की हैसियत नहीं है। भाई, ये कानून इसलिए बनाया गया था कि वो सही को सही और गलत को गलत करार दे। इंसाफ देखें, ज़मीन पर इंसान कर नहीं सकता, ये तो हकीकत है। इंसाफ तो अल्लाह ताला देंगे, और वो अल्लाह ताला का इंसाफ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। हमारा ईमान है कि वो इंसाफ का दिन मुकर्रर है, उस इंसाफ के दिन पर वो इंसाफ होगा। लेकिन जो दुनियावी तौर पर जिनको मुनसिफ अल्लाह ताला ने जिस दर्जे पर फाइज किया, अगर वो इंसाफ से करीब भी फैसला ना करें तो वो जवाबदेह हैं, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। और आपने जितने एलिमेंट बताए हैं ना, इसमें ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। जिसके ताल्लुकात हैं, जिसके पास इख्तियारात हैं, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होता। ये तो नेचुरल फैक्ट, इसको मान लेने में कोई भी हर्ज नहीं। वकला बरादरी भी एक माफिया है, हाँ या ना? देखिए, माफिया मैं नहीं कह सकता। वकला बरादरी में चंद अनासिर हो सकता है कोई किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व हो, लेकिन ये बरादरी तो पाकिस्तान की वो बरादरी है जो सबसे बड़ी बरादरी है, पाकिस्तान के हर ज़िले में मौजूद है। ज़िला कचहरी देखें, क्योंकि पाकिस्तान में जितने अजला हैं हर ज़िले के अंदर ज़िला कचहरी है, और जब ज़िले में कचहरी है तो वकील मौजूद है। तो ये तो इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी है कि इस पर पूरे पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं हो सकती। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, इसमें भी डेफिनेटली बुरे भी हैं, अच्छे भी हैं, और बुरे लोग दुनिया में होते हैं, कम ही होते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो लगता है कि मगर खास उसमें प्रॉब्लम ये, माजरत आपकी बात मैंने थोड़ी सी काट दी, मैं उसमें ये सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि चूंकि अच्छे लोग अपनी आवाज़ नहीं बढ़ाते, आगे बुलंद नहीं करते, तो बुरे लोग एक्सपोज होते हैं, वो सामने आ जाते हैं, वो अपने आप को शायद फिर वो लीडर बनने की कोशिश करते हैं। ऐसा पूरे माशरे के अंदर हो रहा है, इस कम्युनिटी में भी हो रहा है। अक्सर ये देखने में आया, जैसे अभी रजब भट्ट साहब की धुलाई हुई कोर्ट के अहाते के अंदर, और जो एहतजाज कर रहे थे वकला बरादरी, तो वहाँ पे जब सहाफ़ी हज़रात पहुँचे उन पे भी तशद्दुद करने की कोशिश की गई, कुछ लोग बीच बचाव हुआ। अक्सर स्ट्राइक की कॉल होती है, तो हमें MQM पुरानी वाली याद आती है जब हम वकला हज़रात को ख़ासतौर पर कराची शहर में देखते हैं। तो इसको बदलने की ज़रूरत है या ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, ये वाला जो सिस्टम है ये तो पूरे पाकिस्तान में बदलना है।
ये वाला वाकया जो अभी कराची में कल हुआ है और इससे 2 दिन पहले लाहौर में भी हुआ है, जिसमें सहाफ़ी बरादरी के साथ जो वहाँ पर पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ वो भी मीडिया के ज़रिए सबने देखा है और उसकी बाज़गश भी बहुत है, इस वक्त माशरे में मौजूद है, सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक भी पहुँची है। तो ये जो बिगाड़ पैदा हो गया है पूरे निज़ाम के अंदर, वो चाहे सियासी बिगाड़ हो, इंतज़ामी बिगाड़ हो, अदालती कोई मसाइल हों, तो इसके ऊपर तवज्जो देखें, हमें अपने तौर पर अपनी इस्लाह करनी है। यहाँ इस्लाही अमल इस वक्त शायद साकित हो गया है, वो इस्लाही अमल में हमें किरदार अदा करना है, वो चाहे सोशल मीडियम के ज़रिए हो, वो चाहे सीनियर्स के ज़रिए हो, वो चाहे सीनियर सियासतदान हो, सीनियर वकला हो, सीनियर सहाफ़ी हो, जिस लेवल के ऊपर भी हो, उनको ये किरदार अदा करना पड़ेगा कि वो आए और अपनी जो नई जनरेशन जिनको वो मुंतकिल करने जा रहे हैं ये अपना सरमाया, अगर उन्होंने यही तर्ज अमल अपनाए रखा तो शायद इसको ठीक करने में भी सदियां लग जाएंगी और हम बहुत बहुत मुश्किल में इस मुल्क को लेके जाने वाले हैं। जाली डिग्री और वकील, कोई एक लफ्ज नहीं, इसको क्लियर करें, जाली डिग्री और वकील। जाली डिग्री से बनने वाले वकील, क्या इसमें देखें वो तो वकील ही नहीं है ना। देखें जो जाली डिग्री है तो वो वकील ही नहीं है। वकील या डॉक्टर या जो भी किसी ओहदे पर है या किसी मनसब पर है या किसी पेशे में है, अगर वो उसकी डिग्री से है और वो डिग्री नहीं है तो वो है ही नहीं। अगर कोई जाली कागजात जमा कराकर अपने आप को वकील, डॉक्टर, सहाफ़ी जो भी अपने आप नाम के साथ लगाता है तो ऑब्वियसली वो फ्रॉड कर रहा है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, उसने धोखादही के ज़रिए किसी काउंसिल को, चाहे वो बार काउंसिल हो, वो चाहे जर्नलिस्ट की काउंसिल हो, चाहे वो मेडिकल काउंसिल हो, कहीं पे भी उसने धोखा किया तो उसको तो उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वो जो काम धोखादही से शुरू कर रहा है तो उसने आगे धोखा ही देना है। ये हकीकत है, ऐसा होता है? हाँ होता है, ये माशरा है, इसमें होता है सब कुछ, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं होता, होता है, माशरा है, कर रहे हैं लोग। कभी आपका कोई कैरियर में मौकफ रहा हो और पार्टी ने आपको मौकफ तब्दील करने का कहा हो? नहीं, मुझसे कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया कि पार्टी मौकिफ के खिलाफ तो किसी भी पार्टी में अलाउ नहीं है कि वो बात करे, और जो बात करता है ऑब्वियसली उसको वो जो आर्टिकल आपने सबने सुना हुआ है 62-63, उसका सामना करना पड़ता है। तो देखें, अगर पार्टी मौकिफ के खिलाफ है तो फिर आपको पार्टी में नहीं होना चाहिए। आप पार्टी जब में इसीलिए होते हैं कि आपने उस मौकिफ की तायीद की होती है। अगर आप मौकिफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब है आपको फिर पार्टी से बाहर होना चाहिए, आपको छोड़ देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, बाहर जाए, फिर अपना मौकिफ बयान कर दें। लेकिन अगर कोई चीज़ डेलिबरेटली नहीं है, कोई गलती हो गई है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो किसी भी पार्टी में नहीं होता। अगर कहीं होता होगा तो वो खुद उसके जिम्मेदार है। एमक्यूएम लंदन ये क्लेम करती है एमक्यूएम असल में उनकी पार्टी है। कल को अगर कोई अदालत फैसला देती है तो आप कहाँ खड़े होंगे? और रियासत भी अगर एमक्यूएम लंदन के साथ खड़ी हो, दोनों पार्टियों के साथ खड़ी हो, तो आप किसके साथ खड़े होंगे? देखिए, पाकिस्तान में जो कवानीन राइज है और एक पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो कानून है वो है इलेक्शन एक्ट 2017। जो भी पार्टी बनाना चाहता है तो वो उसको समझ के चले कि इलेक्शन एक्ट है 2017 का, जिसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन बताई कि कैसे होगी, और जो एक रजिस्ट्रेशन वर्ड यूज होता है, बहरहाल कानून में रजिस्ट्रेशन वर्ड नहीं, इनलिस्ट होना होता है, उसको एज ए पॉलिटिकल पार्टी इनलिस्टमेंट होती है, क्योंकि यहाँ कोई रजिस्ट्रार, इलेक्शन कमीशन में कोई रजिस्ट्रार नहीं बैठा हुआ। ये एक बड़ा टेक्निकल लीगल वर्ड है, इसको याद रखें कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, इनलिस्टमेंट होती है, उसको इनलिस्ट किया जाता है इलेक्शन कमीशन। उसके क्राइटेरियाज हैं बहुत सारे, उस क्राइटेरिया पे जो जमात पूरी उतरती है और वो जाके इनलिस्टमेंट कराती है तो उसकी इनलिस्टमेंट के जरिए उसको एक सिंबल अलॉट हो जाता है, उसका पार्टी नेम अलॉट हो जाता है, जो अलॉटमेंट उसने पार्टी नेम की मांगी वो रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद जो है उसका एक झंडा होता है और ये उसके वर्कर्स होते हैं जिनके शनाख्ती कार्ड में जमा हुए होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस से जो भी पॉलिटिकल पार्टी गुजरती है वो इनलिस्ट हो जाती है और उसको सिंबल मिल जाता है। अब ये किसी अदालत में अगर कोई केस है तो मेरी नॉलेज में नहीं, आप मुझे शेयर कीजिएगा कि अगर किसी अदालत में ये केस है कि ये एमक्यूएम और वो एमक्यूएम पाकिस्तान एक जमात है जो कि इनलिस्टेड है, आज से नहीं है, वो 1984-85 में इनलिस्ट हुई थी इलेक्शन कमीशन में, वो यही एमक्यूएम है, इसके अलावा कोई और एमक्यूएम इनलिस्ट नहीं है। वो एक ही झंडे, एक ही सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ती आई।
सवाल को मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि बानी एमकेएम अगर कल क्लेम करते हैं कि ये एमकेएम मेरी है और रियासत भी उन्हें इजाज़त देती है कि पाकिस्तान में सियासत करें और कोर्ट फैसला देती है अगर किसी एक के खिलाफ या दूसरे के खिलाफ, तो आप दोनों में से किस एमकेएम के साथ खड़े होंगे? तो देखिए, ये तो अभी एजम्पशंस हैं कि ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, जब वक्त आएगा तो वो सबके सामने आएगा। लेकिन देखिए, जो एमकेएम पाकिस्तान है उसने इस कौम का मुकदमा लड़ा है, महाजर कौम का, और महाजर कौम के लोगों को बचाया है। इस गुज़िश्ता 9 साल के अरसे में 9.5 साल हो गए एमकेएम पाकिस्तान ने जब अलहदगी की, तो उसके बाद से यहाँ पर आप ये देखिए कि क्रिमिनल एलिमेंट की क्या हैसियत रह गई, और कराची जो अनरेस्टेड था वो एक बेहतरी की तरफ, अमन व अमान में बेहतरी की तरफ। वो ठीक है कि अभी बहुत सारी चीज़ें और होना बाकी हैं, लेकिन जाहिर है कि कुछ कहीं से तो शुरुआत होनी है। तो जो महाजर कौम का मुकदमा है वो एमकेएम ने ही लड़ा है। एमकेएम पाकिस्तान में रहकर ही उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को जानती है और उससे हर रोज़ नबर्द आजमा हो रही है। तो एमकेएम पाकिस्तान अपने मौके पर कायम है। एमकेएम पाकिस्तान हर तरह से सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करती चली आ रही है, 2016 से पहले भी और 2016 के बाद भी। आगे आने वाले वक्त का तो किसी को नहीं पता कि क्या होगा, कौन होगा कौन नहीं होगा, उस वक्त देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आपसे ये एक सवाल किया जाए कि एमकेएम के साथ माजी में ज्यादती हुई, तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ज्यादती नहीं हुई है। एमकेएम देखें, एमकेएम का अगर माजी देखेंगे तो गलतियां डेफिनेटली हुई हैं एमकेएम से, और क्योंकि एक ऐसा फेज भी आया कि जब एमकेएम को दीवार से लगाया गया, एमकेएम में लोगों को मारा गया। एमकेएम के शोधा की तादाद अगर आप देखें हज़ारों में है। अगर वो लोग जो अपने हक के लिए बात करते थे और अगर उनके घरों पे उनकी लाशें जाएंगी और उनको मिसिंग कर दिया जाएगा, जिनके बारे में आज भी ना पता हो, जिनको अदालतों से इंसाफ ना मिले और वो जेल में कैद हो, 20-20 साल 18-18 साल से वो जेलों के अंदर हो, तो ज्यादती तो काउंट होगी ना, इसके अंदर ज्यादती तो काउंट होगी और ज्यादती हुई है। ये देखें, क्योंकि ये आपके ना पिछले कई सवालों से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जमात गरीब लोगों की नुमाइंदा जमात थी, मुतवस्सित तबके की जमात थी। तो उसको जो इख्तियार रखते थे, जिनके पास तानाशाही के लिए सारे नवाजमात मौजूद थे, जो कंट्रोल करना चाहते थे, उन्होंने हर दफ़ा इसको जो है वो कोशिश की कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन एमकेएम ने हमेशा सरवाइव किया है और आज भी कर रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह सरवाइव करेगी। आपने अपनी बातों गुफ्तगू के दौरान एक बात ये फरमाई कि एमकेएम से भी गलती हुई है। एमकेएम के कैरियर में एमकेएम की सबसे बड़ी गलती क्या थी? देखिए, एमकेएम में गलतियां बहुत सारी फैसलों के मुताबिक हो सकती हैं और उसके अंदर ऐसी गलती जिसका शहरियों ने खमियाजा भुगता हो या कारकुनान ने भुगता हो। हर सियासी जमात के अंदर गलतियां हो जाती हैं, फैसलों में गलतियां होती हैं ना, कि आपने फैसले देखे। मैं अगर आपको ये कहूँ कि जब वजीर आला बनाने का इख्तियार मिल गया था एमकेएम को, और उस वक्त एक सीट वाले एक पार्टी और एक सीट के साथ लियाकत जतोई साहब को जो है वजीर आला अगर एमकेएम ने बना दिया, उससे पहले वजीर आला जो है वो जाम सादिक साहब को बना दिया, तो ये गलतियाँ ही तो थी। इसके तनाजुर में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी। तो उस वक्त आपके पास ये सारी चीज़ें मुकम्मल थी कि आप अपना वजीर आला बना सकते थे सिंध का, और सिंध की खिदमत करके साबित कर सकते थे कि हम काम करने का जज्बा रखते हैं, पूरे सूबे को हम सही तरह से चला सकते हैं। तो वही बहुत बड़ी गलती है। जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब को उस दौर में, जिस दौर की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, कराची शहर को बेहतर करने का एक टास्क भी दिया गया, मैंडेट भी दिया गया, और यकीनन कोई इस तरह के कानून भी नहीं थे जो आज बल्दियाती निज़ाम है। अगर दोबारा एमकेएम पाकिस्तान को मुस्तफ़ा कमाल साहब को पूरा सिंध या पूरा पाकिस्तान हवाले किया जाए तो क्या करेंगे? देखें, जो काम करने की जुस्तजू मुस्तफ़ा कमाल भाई के अंदर है वो तो सबने 2005 से 2010 के अरसे में देखी, और उसके बाद जब मुस्तफ़ा कमाल भाई ने वापस पाकिस्तान आकर और एक अमली सियासत और जद्दोजहद का आगाज़ किया, उसके बाद से तवातुर के साथ आज जब वो एक
वफाकी वजीर सेहत के मनसब पर फायज हैं। आज भी अगर आप देखेंगे उनको तो वो उनका जो जज्बा, जो उनकी लगन, जो उनकी सोच है, उस वजारत से लेके जिस वजारत को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है वफाक से, लेकिन उन्होंने आप ये देखें कि दुनिया भर में इस पैगाम को उजागर किया कि पाकिस्तान में मेडिसिन के हवाले से हमारे पास बहुत स्कोप है। हम मेडिसिन सिर्फ इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर सकते हैं। हमारे पास वो वसाइल हैं, हमारे पास लेबर है, हमारे पास इख्तियार है। हम पोलियो को इरिडिकेट करने जा रहे हैं। हम दूसरे और तमाम बीमारियों से जो है वो हम मुकाबला करने की ताकत और सलाहियत रखते हैं। हम इस बात की भी सलाहियत रखते हैं कि हम जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके रेट ना बढ़ने दें। हम जो करप्शन उस इदारे के अंदर जिस भी लेवल के ऊपर थी उसको कंट्रोल कर सकते। तो ये एक इंतजामी मामला हैं जो मुसा कमाल भाई ने करके दिखा दिए इस 6 महीने के अर्से। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ उनको, 6 महीने हुए उनको वजारत का मनसब संभाले हुए, लेकिन करने की अहलियत जिसके पास होना उसके लिए ये टाइम जो है वो मैटर नहीं करता, वो कर सकते हैं। और जो जिस मनसब की आप बात कर रहे हैं, अगर उनको ये मनसब दिया गया, उनको वजीर आला बनाया गया, उनको किसी और इससे बड़े मनसब पर फायज किया गया, तो वो मुझे तो ये मेरा यकीन है कि मुसा कमाल भाई डिलीवर करना जानते हैं, काम करना जानते हैं, काम करवाना जानते हैं। हम सबसे भी काम करवाना जानते हैं, वो करवा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अगर हम ओवरऑल तारीख की बात करें एमकेएम पाकिस्तान की, कराची को फायदा हुआ या नुकसान? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि फ़ायदा हुआ है, इसलिए क्योंकि अगर एमक्यूएम ना होती तो आज जो सिचुएशन आप देख रहे हैं शहर के अंदर, जो सूरत हाल है, शायद इससे अब तक बहुत पहले हो चुकी होती। आज से 30-40 साल पहले हो चुकी थी। आज आप जो सूरत हाल इस शहर के अंदर, जो नारे, जो बदतहजीबी और जो एक ट्रेंड देख रहे हैं, वो शायद आज से 40 साल पहले आ गया होता। लेकिन आज आपके पास इतनी स्ट्रांग लीडरशिप मौजूद है कि उसको जिस दिन होगा कंट्रोल भी कर लेंगे इंशाल्लाह। सोशल मीडिया या पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि एमकेएम एक दहशतगर्द जमात थी या है। आज एमकेएम बदल गई, अवाम कैसे माने? देखिए, एमकेएम बदल गई, इसके काम से मानना चाहिए उसको। आज 2024 के इलेक्शन के बाद आप ये देखें कि जब एमक्यूएम को अपनी नुमाइंदगी शहर की वापस मिली, कराची हैदराबाद की, तो हम तो ग्राउंड पे काम करने पे उतरे हुए हैं। हम तो किसी बजट के पैसे को अपनी जेब में डालने पे लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कराची के जो जहाँ से एमक्यूएम की नुमाइंदगी है, हर हलके में काम हो रहा है। हैदराबाद के दोनों हलकों में जहाँ से एमक्यूएम की नुमाइंदगी काम हो रहा है, हम डिलीवरेंस कर रहे हैं। हमें इससे गर्ज नहीं है कि उस एरिया में जहाँ पे हमें वोट मिला है वहाँ पर रिहाइश पजीर कौन सी कम्युनिटी है। हम तो बग़ैर किसी रेफरेंस के, बग़ैर किसी उसके तासुब के, हम तो हर हिस्से के अंदर इस शहर के काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप ये देखिएगा, जो हमारा लिमिटेड सा बजट है, लिमिटेड सा फेडरल गवर्नमेंट का बजट है, हम उससे जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला वो नजर भी आएगा। कराची की सियासत कौन चलाता है? कराची की सियासत तो सियासतदानों को चलानी चाहिए। और कराची के सियासतदान जो हैं वो क्योंकि एरिया वाइज मैं समझता हूँ कि अपने आप को डिवाइड करके बैठे हैं। एमक्यूएम के पास मेजॉरिटी है, एमक्यूएम अपने तौर पर वो एरिया देखती है सारी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर एमक्यूएम की नुमाइंदगी नहीं मौजूद है। तो वहाँ जो कुछ हो रहा है उसको और बाकी रेस्ट ऑफ द सिटी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि कभी आपने अपने सियासी कैरियर में दबाव में आकर खामोशी इख्तियार की, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी हालात पे? गुज़िश्ता दिनों एक मुस्तफ़ा कमाल भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, डेफिनेटली आप भी उनके साथ मीडिया को जवाब दे रहे थे, मगर कोई इसी तरह का स्टांस और आप पार्टी के साथ ना खड़े हो और पार्टी ने आपको खामोश करवाया? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। इसके अलावा कोई टॉपिक किसी कभी कोई नहीं ऐसा, कभी कोई मौका नहीं आया, कभी किसी ने ये बात नहीं गई। और क्यों करेंगे इसके ऊपर बात? अगर हमारे लीडर ने, मुसा भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की है उसमें आप उस सोशल मीडिया को भी प्लीज फॉलो कीजिए, जो एमक्यूएम का सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी तो भरा हुआ है, उस पर कारकुनान भी तो अपनी वीडियोस डाल रहे हैं। आपने डेफिनेटली अगर मेरे टीवी प्रोग्राम्स और शो देखे उसमें मैंने अपना बिल्कुल व्यूज उसके अंदर मुसा भाई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके हिसाब से ही दिए। और इसी तरह से हमारा जो सोशल मीडिया वो भी भरा पड़ा है इस मामले के अंदर।
तो अगर डिनाइल कहीं से आना चाहिए तो वहां से डिनाइल नहीं आ रहा है, वहां से गुस्सा आ रहा है। वो गुस्सा नहीं आना चाहिए, डिनाइल आना चाहिए। जवाब वो होना चाहिए जिससे लोग मुतमईन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिनाइल की जगह वो गुस्सा शो करें, चाहे वो जो भी हो, जो बात करता है वो उसका जिम्मेदार खुद है। तो मुस्ता भाई ने जो बात की उसका जवाब हमने दे रहे हैं और बिल्कुल देते रहेंगे। पार्टी ने कभी किसी मौजू पे मुझे बात करने से ना कभी रोका है, ना मुझे कभी उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मुझे पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पार्टी का कारकुन पहले हूँ और एमएनए बाद में हूँ, तो मुझे एज ए कारकुन उन रूल्स को फॉलो करना है। आप अगर हम इस वक्त जो एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से मशहूर है, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो आपने स्टैंड लिया उनके साथ और हम उनके साथ खड़े हैं, इसी तरह क्या फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी कोई भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उनको भी इसी तरह डिफेंड करेंगे? देखिए, वो अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस वो भी करते हैं, यही बात जो मुस्ता भाई ने बात की है, यही बात अगर वो भी करते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ भी है ना। अगर वो ये वाली बात करेंगे तो क्यों नहीं उनके साथ होंगे। आमिर खान साहब आज पार्टी का हिस्सा है अभी? ये मेरे इल्म में नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम हो गया, मैंने उनको देखा नहीं पार्टी में। अगर आप खुलकर बात करें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, सियासत के खिलाफ या किसी भी सियासी पार्टी के खिलाफ, आपको लगता है कि आप महफूज रहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि जो पॉलिटिकल नॉर्म्स है ना, उसके दायरे में रहकर बात हो, और उसके अंदर कहीं अगर आप ज्यादती करेंगे तो ज्यादती आपके साथ भी होगी। खौफ का जो एलिमेंट है शायद मुझे वो मिला नहीं है, मैं सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और ये शायद सभी कह देते होंगे, लेकिन मैं भी दिल से ही कह रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात के अलावा नहीं डरता मैं किसी से। क्यों नहीं डरता? इसलिए क्योंकि अगर हक और सच बात करने से डर लगता हो तो फिर इंसान को किसी भी फील्ड में कोई काम नहीं करना चाहिए, फिर उसको घर बैठ जाना चाहिए। यहाँ तलवारें लेके नहीं निकलना है, यहाँ बंदूकें लेके नहीं निकलना है। यहाँ बात करें, टेबल टॉक करें, बातचीत करें। बातचीत से मसलों के हल होते हैं। दुनिया भर में जंगें होती हैं तो क्या वो जंगों से मसले हल होते हैं? जंगों से मसले और बढ़ते हैं। जब रिजल्ट निकलता है तो फिर वो रिजल्ट टेबल टॉक के जरिए निकलता है, तो उसी तरह से होना चाहिए। कराची के शहरी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल है महरूम, बिल्कुल महरूम। तो देखें, जो इस वक्त 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सूबे के अंदर, और द लास्ट 17 ईयर्स, और इससे पहले भी चले जाएंगे पीछे, तो पीछे भी इनके जो है वो कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, तो उनको पूरा टोटल काउंट करेंगे ना, तो पीपल्स पार्टी बनी 1967 के बाद, 68-69 में, और आज उनको लगा लीजिएगा आप तो तकरीबन 56-57 साल हो गए बने हुए, और उसमें से इक़्तिदार का पीरियड अगर निकालेंगे तो 25 साल से ऊपर निकलेगा सिंध का। तो सिंध का कोई एक शहर का एक यूसी मॉडल नहीं है, एक यूसी। भाई मुझे लड़काने में बना हुआ दिखा दें आप, कोई सखर में बना हुआ दिखा दें, कोई कंदकोट में, कोई शहदादपुर में, कोई नसीराबाद में बना हुआ दिखा दें, कोई किसी एक जगह पर कोई मॉडल यूसी सिंध में नहीं है। और इसी के बरक्स अगर आप पंजाब में देखेंगे तो कम से कम 8 से ज्यादा शहर हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, जहां के लोग खुशहाल हो गए, जहां पे लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए, वहां लोगों की परेशानियां उनकी जॉब की वजह से कम हो गई, वो नहीं माइग्रेट कर रहे इधर उधर। आज आप फैसलाबाद जा सकते हैं, आज आप वजीराबाद जा सकते हैं, आप सियालकोट जा सकते हैं, रावलपिंडी जा सकते हैं, लाहौर जा सकते हैं, मुल्तान जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, गुजरावाला जा सकते हैं। ये डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये शहर आप विजिट कर सकते हैं, वहां जाके आप अपने बच्चों को लेके घूम सकते हैं। आप मुझे इस पूरे टेन्योर के अंदर सिंध का कोई दूसरा शहर जो कराची के अलावा हैदराबाद हुआ करता था या सक्कर था, वो भी अब आज आपको घूमने के लायक नहीं छोड़े। उनमें से कोई एक शहर ऐसा नहीं कि जिसके अंदर आप कहेंगे भाई इसकी इंडस्ट्री ये है, ये ग्रो कर रही है। एक अल्लाह ताला ने वो सक्कर में खजूर दे दिए हमें, वो हम खजूर देके हम कहते हैं हमारी बड़ी जबरदस्त ज़राअत हो गई, हम खजूर बेच रहे हैं। इंडस्ट्रीज कहाँ हैं भाई? इंडस्ट्रीज कहाँ हैं जहाँ से लोगों को अगर उनको अपने घर में जॉब मिलेगी तो वो दूसरे शहरों का रुख नहीं करेंगे, और जब रुख नहीं करेंगे तो हर शहर एक अच्छी पिक्चर पेश करेगा, एक अच्छा साफ सुथरा शहर नजर है। ओवर क्राउडेड तो हो नहीं सकता कोई भी। एमकेएम पाकिस्तान अक्सर ये कहती है बल्दियाती इदारों को, नुमाइंदों को इख्तियारात हासिल नहीं, क्या एमएनए और एमपी
मुकम्मल इख्तियारात हासिल। नहीं, देखिए एमएनएस को या एमपीएस को तो देखिए कानून साजी का इख्तियार है ना, उसको अपने इलाके के काम कराने का क्या इख्तियार चाहिए? ये तो हम बहालत मजबूरी जो है हम ये काम वफाक से लेके हम आते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम कानून साजी करना है, यही आइन में दर्ज है। काम ग्राउंड लेवल पे क्या करना है वो करना है टाउन ने, वो करना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। तो वो डिलीवर नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो आवाज ही लगा सकते हैं। हम कह रहे हैं हमने जो तरमीम एक बिल पेश किया आर्टिकल 140A के लिए कि उसमें तरमीम करके उसको एलाबरेट कर दें, उसकी तशरीह कर दें कि जब आर्टिकल 140A ये कह रहा था कि भाई थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स तमाम सूबों को डिवॉल्व करने थे, वो अब तक 2010 के बाद से 15 साल में डिवॉल्व क्यों नहीं किए? उसको डिवॉल्व कर दो। एनएफसी से आप पैसा लेते हो और उसके बाद पीएफसी का इजरा नहीं करते, तो एनएफसी से जो पैसा आता है वो डायरेक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट को मिल जाए तो वो डिस्ट्रिक्ट काम कर लेगा, वो अपने इलाके की सड़क बना देगा, वो अपने इलाके का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डाल देगा, वो गटर की और सीवरेज की लाइनें बिछा सकता है, वो पानी का मामला हल कर सकता है, वो स्कूल बना सकता है, वो कॉलेज बना सकता है, वो यूनिवर्सिटी बना सकता है। उसको इख्तियार तो दो। तो वो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल जितने भी इश्यूज थे जो आइन ने कहा था कि डिवॉल्व करने, वो डिवॉल्व नहीं हुए। तो हम तो उस पर बात कर रहे हैं, और उसका मसला सिर्फ सिंध से नहीं है, कराची से कश्मीर तक का मसला हल होगा अगर एक यूनिफॉर्मिटी के साथ ये कानून आइन का हिस्सा बन जाए। अवामी नुमाइंदे MP MNAs जब इलेक्शन का वक्त होता है, इलेक्शन से पहले अवाम को लॉलीपॉप क्यों देते हैं कि हम ये शहर बदल देंगे, ये इलाका बदल देंगे, हम पानी का मसला हल कर देंगे, हम गैस का बिजली का मसला हल कर देंगे, जबकि आइन के अंदर तो दर्ज ही नहीं है, वो तो सिर्फ कानून साजी कर सकते हैं। तो बिल्कुल तो ये एक धोखा नहीं है? नहीं, ये धोखा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो जब नुमाइंदा होता है तो वो बात कर सकता है। मैंने खड़े होकर फ्यूज तो लगाना नहीं है, मैंने कोई सॉकेट नहीं लगाना, और मैंने पानी का वॉल भी नहीं खोलना, लेकिन मैं ये बात जरूर कर सकता हूँ। मैं बात जो उस वक्त कर रहा था वो फंड की कर रहा था कि मुझे वफाक से फंड लेने की जरूरत क्यों है? मुझे ये काम कराने की तो इजाजत होगी कि मैं अगर किसी के बिजली का मसला, गैस का मसला, पानी का मसला है तो मैं आवाज तो बन सकता हूँ उसका पार्लियामेंट के अंदर उसका नुमाइंदा हूँ, और उसकी आवाज बनूंगा कि अगर मैं कहूँ भाई मेरे हल्के के अंदर पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके लिए इंतजाम किया जाए। और अगर मेरे फोन कॉल से, मेरे जाने से, मेरे बात करने से उस हल्के का मसला हल होता है तो मुझे ये जाना है, मुझे फंड का फाइनेंशियल मैटर्स में ना इन्वॉल्व करना चाहिए। एमएनए एमपीए को नहीं इन्वॉल्व करें, ये काम इख्तियार लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करें। वो जिम्मेदार हो, मेयर हो, वो यूसी का नाजिम हो, यूसी का मेयर हो, टाउन का मेयर हो, जिस किसी भी लेवल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अलग है, टाउन कॉरपोरेशन अलग है, जो तालुका मेयर अलग है, ये सारी चीजें जहां कहीं भी जिस तरह से एग्जिस्ट कर रही है उसको उस तरह से चलाया जाए। मगर MP MNAs तो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं फंड के लिए। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट नहीं काम कर रही ना। देखिए, इंटरेस्ट तो तब डेवलप होगा कि भाई मुझे मालूम हो, मुझे लोग आकर अगर ये कहें कि मेरे घर का मसला हल नहीं हो रहा, मेरी गली टूटी हुई है, या मेरा जो है वो सीवरेज लाइन जो है वो खराब हुई हुई है, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं वफाक से कहूंगा कि पैसे आप अपने फंड से इस्तेमाल करें। देखें, एक चीज तो कम से कम लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ना एमएनए ना एमपीए किसी के फंड में पैसा नहीं आता, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आता। ये फंड होता है जो फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर एमएनए का है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अगर एमपीए का है तो वो उसी के अकाउंट में मौजूद होता है, और जो एग्जीक्यूशन करने का इदारा है वो उसको इस्तेमाल करता है। तो मैंने तो स्कीम दी होती है, मैंने तो PC1 दिया होता है, मेरी जेब में पैसे थोड़ी आते हैं। कराची के मसाइल हल होंगे? बिल्कुल हल होंगे, और ये कब और कैसे? सिर्फ MQM के जरिए ही हल होंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द हल होंगे। हमारा ईमान भी इसी के ऊपर है, हमारा काम भी इसी के ऊपर है, और हमारी मेहनत और हमारी कोशिश भी यही है इंशाल्लाह ताला। अगर आपका कोई बच्चा सियासत में आएगा तो आने देंगे? देखिए, आज जो है ना डिजिटल दुनिया है, जो बच्चे जिस तरफ रागिब होते हैं उनको उस तरफ काम पर छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। तो MQM में तो मरूसियत है नहीं, तो MQM वालों से ये सवाल करना शायद थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो MQM में कोई मरूसियत नहीं है, किसी का कोई बच्चा भाई ऐसा नहीं है ऐसा कि वो विरासत में लेके चल रहा हो। मगर एक आइडियल होता है, कभी बच्चे देखते हैं अपने बाबा को कि नहीं यार हमने भी कौम की खिदमत करनी है, और कहीं वालदेन भी चाहते हैं, बाप हो या माँ, कि भाई मेरा बेटा भी सियासत में आए। जैसे तैयार किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, पूरा मुकम्मल नाम लेते हुए भी एक सोच आती है कि दुनिया का वाहिद नाम है जहाँ माँ बाप के दोनों के सरनेम लगते हो।
ऐसी कोई तो ख्वाहिश? देखें, एमक्यूएम में तो मिल्कियत नहीं है ना। ये तो वो जिन जमातों का हम नाम ले रहे हैं उनके तो मलूकियत ही है। तो वो मलूकियत के ऊपर तो वो जो चाहे वो अपनी फैमिली से बाहर नहीं जाने देंगे। तीनों बड़ी जमातों में, इवन तीसरी जमात के अंदर भी अब मलूकियत जाहिर हो रही है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर तो बिल्कुल मेरे हिसाब से मौजूद है। फ्यूचर, आप अगर पीटीआई और बानी पीटीआई को अलग काउंट करें तो पीटीआई एक सियासी जमात है, पीटीआई की फैन फॉलोइंग है, पीटीआई के मेंबर्स हैं, पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं, पीटीआई की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पीटीआई के नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर नुमाइंदे मौजूद हैं। तो पीटीआई को अलग काउंट कीजिएगा और बानी पीटीआई को अलग काउंट। हम अगर बात करें, या ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि चाहे वो एमकेएम हो या पीटीआई, इनकी फैन फॉलोइंग इनके बानीस की वजह से थी। मगर जिस तरह एमकेएम पाकिस्तान ने टेक ओवर कर लिया, क्या पीटीआई के अंदर कुछ इस तरह के लीडर्स मौजूद हैं या जो इसको टेक ओवर कर सके? डॉक्टर साहब, ये तो पीटीआई जाने, हम तो आपकी इतना उसको ना दूरंदेशी, सोचते हैं, सियासत की ना दूरंदेशी उसको क्या कहती सोचते है? हैं, ना उसके बारे में हमारे इतनी ज़्यादा नॉलेज है कि उनके यहाँ और कौन कौन सी मलूकियत के दावेदार हैं। हमने तो अपना जिस तरह एमकेएम पाकिस्तान ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना संबल बचाया, फ्लैग बचाया, अपना नाम बचाया, एक 40 साल जद्दोजहद को बचाया, 30 साल, तो आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम में सियासतदान है। ये तो आप बताएंगे तो नाज़रीन एमक्यूएम में फैसले। सियासतदान है, इसीलिए तो सियासी सोच रखते हैं। ये सियासी समझ बूझ के फैसले हैं। एमक्यूएम वहां अब सियासत तक करता है। कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट सामने नहीं आया, मुस्तफा जस्ट लाइक मुस्तफा कमाल, फारूक सत्तार या खालिद मकबूल डॉक्टर साहब, ये तो अर्ज सिद्दीकी कर या रहा हूँ कि आमिर खान। एमक्यूएम में तो सियासतदान थे ना। एमक्यूएम में सियासी समझ रखने वाले लोग थे। एमक्यूएम को ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्ट टर्म की कोई जमात थी, और ऐसा भी नहीं है कि एमक्यूएम के अंदर कई जमातों से उठा के उसको जोड़ के बनाया गया। एमक्यूएम की एक अपनी फॉलोइंग थी। एमक्यूएम में जो लोग थे वो साल दहाइयों से काम कर रहे थे। वो उनकी एक सियासी परवरिश हुई भी थी। वो यूनिट सेक्टरों से आए हुए लोग थे। उनकी एक सियासी बसीरत थी। उनको पता था कौन सा काम किस वक्त कैसे करना है, तो उन्होंने वाइज डिसीजन लेने दे लिए उन्होंने। बानी के वक्त पे ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। बहुत शुक्रिया इतना कीमती वक्त देने के लिए। एमकेएम पाकिस्तान के बानी जो एमकेएम है, उनके दौर में तो शायद ये सवाल पूछना और जवाब देना यकीनन मुश्किल था और इस पर कभी बात नहीं हुई। क्या एमकेएम बनाने वालों में सिर्फ एक बानी एमकेएम, असल बानी एमकेएम है, या दो चार नाम और जो आते हैं? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी अकेले बनती ही नहीं है। आप घर भी अकेले नहीं चला सकते। जब तक आपकी शरीक हयात, चाहे मर्द हो या औरत हो, औरत लीड कर रही हो तो मर्द उसका शरीक हयात है, और मर्द अगर लीड कर रहा हो तो औरत उसकी शरीक हयात। अगर आपका शरीक हयात आपका ताउन ना करे, आपके साथ ना हो, तो आप एक घर भी तैयार नहीं कर सकते, आप उस घर को भी नहीं चला सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाएं तो वो देखें, ये जो एमक्यूएम है ना, ये है कारकुनों की जमात है। इसको बिल्कुल जो है ना सबको समझना चाहिए। एमक्यूएम कारकुनों की जमात है। कारकुनों ने जमात बनाई है। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और ये वो पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसको कारकुन ओन करते हैं। तो इसमें लीडर्स नहीं है, इसमें कारकुन है। पहले कारकुन है। मैंने आपसे अभी अर्ज किया था कि मैं कारकुन हूं। मैं कारकुन के बाद एमएनए हूं। मुझे पार्टी ने एक मनसब दिया है, उस मनसब पे एक मेरी लिमिटेड जिम्मेदारी है, वो मैं पूरी करूंगा। मैं वापस आऊंगा। आपने मेरे साथ कितने एमएनए एमपी जो साबिक हैं, सेनेटर्स हैं, एमएनए हैं, एमपीएस हैं एमक्यूएम के, आपने देखा होगा वो जब हमारा कोई जलसा कोई प्रोग्राम होगा तो हम सब नीचे दरियों पे बैठते हैं। हमारे अंदर आपको नहीं नजर आएगा कि हमारे पास कोई किसी किस्म की जो है वो तफरीक पैदा हो गई है कि भाई अब ये एमएनए एमपी था तो कोई उसका स्टेटस चेंज होगा। ऐसा नहीं। वो एक जिम्मेदारी है। वो चाहे हमारा एक किसी टाउन में हमारा वर्कर होगा, टाउन का जिम्मेदार होगा, सेक्टर का जिम्मेदार होगा, वो भी उसी तरह से अपनी जिम्मेदारी कर रहा है जैसे एमएनए एमपी कर रहा है। एमकेएम बनाने वाले जिन बानीस का जिक्र अक्सर होता है, किसी एक की डेथ नेचुरल नहीं थी, तो क्या अकेला बानी या अकेला क्रेडिट लेना या अकेले लीडरशिप की वजह से उन सबको रास्ते से हटाया गया? देखिए, ये अलमी है। इस पे बहुत डीप इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनकी जीआईटीज बनी हुई हैं, बहुत से लोगों को सजाएं भी हुई हैं, बहुत से लोग बरी भी हुए हैं। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके ऊपर भी बहुत सारे हमारे भाइयों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी बनाए हुए हैं, बहुत सारी
टीवी के ऊपर आज तो वो AI जनरेटेड वीडियोस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर, तो उससे बहुत अच्छे आपको इसमें हमारी तरफ से भी चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा ही बहुत शुक्रिया। एक फ्रेंडली इंटरव्यू आपसे रहा, कुछ सख्त सवालात किए गए, कुछ नरम सवालात किए गए डेफिनेटली, और पूरा आपके कैरियर को हमने कोशिश की कि उस कैरियर से मुतालिक सवालात किए जाए। अलमिया कराची शहर कहते हैं लोग कि पाकिस्तान को पालता है, मगर इस शहर के साथ ज़्यादती का सिलसिला ना थमने वाला है ना रुकने वाला है। हमेशा उम्मीद दिलाई जाती है यहाँ की आवाम को। यहाँ की आवाम ने PTI को भी आजमा लिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, और MKM का तो ये गढ़ समझा जाता था, आज का पता नहीं, ये देखने वाले आवाम बताएंगे। पाकिस्तान की तामीर, तरक्की और खुशहाली की राह में ये प्रोग्राम हम लाते रहेंगे हर इतवार और हर हफ्ते के सुबह 10:05 पर, सिर्फ और सिर्फ K21 न्यूज़ पे, और सातों दिन 24 घंटे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाय द नेम ऑफ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फ़हीम। देखने का, पसंद करने का शुक्रिया। अपनी शिकायतें, अपनी सजेशंस, अगला प्रोग्राम में आप डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट को किस गेस्ट के साथ देखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।